मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। कभी मैं इसी महल की राजकुमारी थी और आज इसी महल में नौकरानी बनकर काम कर रही हूँ। जिस जगह पर लोग मेरी एक झलक पाने के लिए तरसते थे, आज वहीं मैं झूठे बर्तन धो रही हूँ। ये सब मेरे अपने घमंड का नतीजा है। काश मैंने समय रहते समझ लिया होता। दासी, क्या तुम्हें जरा भी समझ नहीं आता? मुझे हर सुबह गुलाब की पंखुड़ियों के साथ स्नान करना होता है और मैं कब से चंदन लगाए यहाँ इंतजार कर रही हूँ। और तुम कहीं दिखती भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मेरा समय बर्बाद करने के लिए है? मेरी सहन शक्ति की भी एक सीमा है दासी। राजकुमारी, क्षमा करें, शर्मिंदा हूँ। मैं अभी गुलाब की पंखुड़ियाँ लेने ही जा रही थी कि रास्ते में थोड़ी देर हो गई। बहाने मत बनाओ। तुम्हारी ये लापरवाही अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं यहाँ ऐसे चंदन लगाए बैठी हूँ और तुम गुलाब की पंखुड़ियों के बिना पानी रखी हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि बिना उन पंखुड़ियों के मैं अपना शाही स्नान पूरा नहीं कर सकती? अभी सब कुछ तैयार करती हूँ राजकुमारी। कृपया क्रोध शांत करें। गुलाब की ताजी पंखुड़ियाँ, सुगंधित जल और स्नान की सारी सामग्री सब तुरंत लेकर आती हूँ। आपको और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरी गलती थी, क्षमा करें। अगर एक बार और ऐसा हुआ ना, तो याद रखना मैं तुम्हें महल से बाहर फेंक दूंगी। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मेरे आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब तुरंत जाओ और गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर अभी इसी क्षण मेरे सामने आओ। वाह, ये मेरे बाल इतने लंबे, इतने घने, जैसे काली रेशम की धार बह रही हो। अगर कोई राजकुमार इन्हें देख लेना तो बस देखते ही रह जाए, कुछ बोल ही ना पाए। और ये आंखें कितनी चमकदार हैं, जैसे रात के आसमान में तारे झिलमिलाते हो। इन आंखों में तो कोई भी खो जाए, पर हर कोई इसके लायक नहीं होता, समझी? मेरी ये मुलायम त्वचा जैसे चांद की रोशनी, इतनी साफ, इतनी चमकदार, और ये होंठ गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा खूबसूरत। जब मैं बोलती हूँ ना तो सब बस सुनते ही रह जाते हैं, जैसे जादू हो गया हो। और ये गहने सच में मुझ पर ही अच्छे लगते हैं, किसी और पर तो ये भी फीके पड़ जाएं। जिस राजकुमार से मैं शादी करूंगी ना, वो मुझसे भी ज्यादा शानदार होगा। उसके पास मेरी तरह रेशमी घोड़े होंगे, ऐसे कि उन्हें देखकर लोग बस हैरान रह जाएं। और वो मेरा हर हुक्म मानेगा, मेरे एक इशारे पर सब कुछ कर देगा बिना सवाल किए। मेरे आगे उसकी नजरें हमेशा झुकी रहेंगी, क्योंकि मेरी बराबरी करने की हिम्मत किसी भी नहीं। वो पूरे राज्य में सबसे योग्य होगा, सबसे शक्तिशाली, सबसे महान। कोई साधारण इंसान मेरे साथ खड़ा होने के काबिल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। भानु प्रताप राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था कमला। कमला बहुत ही सुंदर थी, पर उतनी ही घमंडी और बदमिजाज भी थी। उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। हर किसी में कमला को कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती थी। राजा भानु प्रताप उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। वो चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह हो जाए, पर घमंडी राजकुमारी कमला हर आने वाले वर में कमी निकालकर उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती थी। राजा अक्सर सोचता, कमला की आदतें दिन पर दिन और कठोर होती जा रही हैं। उसके व्यवहार में अब पहले से भी ज्यादा घमंड और कठोरता आ गई है। मुझे चिंता हो रही है, कहीं उसका यही घमंड उसे पूरी तरह अकेला न कर दे। हाँ, मैंने भी ये बात महसूस की है। उसके व्यवहार में दिन पर दिन कठोरता बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे समझाने के लिए हमें कोई सही तरीका ढूंढना होगा। वो हमारी बेटी है और हम यही चाहते हैं कि वो सही राह पर आए। अब हमें कमला के लिए स्वयंवर रचाना होगा। शायद यही एक रास्ता है। देश विदेश के श्रेष्ठ राजकुमारों को बुलाया जाएगा ताकि वो उनके गुणों को देख सकें, समझ सकें। शायद अच्छे राजकुमारों की ये सभा ही उसे सही निर्णय लेने पर मजबूर कर दे।
राजा भानु प्रताप ने अंततः अपनी बेटी के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने दूर दूर के राज्यों में संदेश भिजवाए और अनेक योग्य राजा तथा राजकुमारों को स्वयंवर में आमंत्रित किया। निर्धारित दिन पर महल का विशाल दरबार बेहद शानदार तरीके से सजा दिया गया। हर अतिथि को उसकी हैसियत और सम्मान के अनुसार स्थान दिया गया। कुछ ही देर बाद राजा ने अपनी बेटी कमला को सभा में बुलवाया ताकि वो अपनी इच्छा से उनमें से किसी एक योग्य राजकुमार को अपना जीवन साथी चुन सके। ये कौन है? इतना मोटा? अगर ये मेरे साथ खड़ा हो गया ना तो लोग मुझे देखेंगे भी नहीं। मैं इससे शादी करूं? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना लंबा? क्या ये आसमान से बात करता है? मैं तो इसके सामने बौनी लगूंगी। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये इतना छोटा? क्या मुझे पति चाहिए या बच्चा संभालना है? नहीं, ये भी मेरे लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे इसकी ठुड्डी तो देखो, बिल्कुल बत्तख की चोंच जैसी लग रही है। मैं इससे शादी करूं? कभी नहीं। राजा को उस समय अत्यंत दुख हुआ जब उसकी बेटी ने हर एक उम्मीदवार में कमियां निकालनी शुरू कर दी। उसने किसी को वो बहुत मोटा बताती तो किसी को बहुत पतला, कोई उसे बहुत लंबा लगता तो कोई बहुत छोटा, किसी की शक्ल उसे मरीज की तरह पीली लगी तो किसी को उसने तरबूज की तरह लाल कहकर हंसी उड़ाई। इस तरह उस लड़की ने हर युवक में कोई ना कोई कमी निकालकर उन सभी से विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। और तो और एक नुकीली ठुड्डी वाले राजा का तो उसने सबके सामने काफी अपमान भी कर दिया। इस घटना के बाद से उस राजा का नाम ही नुकीली ठुड्डी वाला राजा पड़ गया। राजा भानु प्रताप ने जब अपनी बेटी को सभा में आए हुए राजाओं और राजकुमारों का अपमान करते देखा तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और फिर उसने कड़क आवाज में कहा, इस लड़की ने सभा में आए हुए मेहमानों का बहुत निरादर किया है, इसलिए अब इसे उसी भिखारी से विवाह करना पड़ेगा जो भी भीख मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आएगा। मेरे आदरणीय मेहमानों, मैं आप सभी से दिल से क्षमा चाहता हूँ। मेरी बेटी कमला के इस दुर्व्यवहार के लिए मैं आप सभी के प्रति बेहद खेद प्रकट करता हूँ। कृपया मेरे इस अपराध को क्षमा करें। आपका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके बाद राजा ने इस घटना के लिए सभी राजाओं और राजकुमारों से क्षमा मांगी। उसने हर एक अतिथि से विनम्रता से बात की और आदर सहित उन्हें विदा किया। कुछ दिनों बाद एक भिखारी गायक राजा के महल के सामने आ पहुंचा। वो मधुर स्वर में गाना गाकर भीख मांगने लगा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि सुनने वाले कुछ पल के लिए ठहर जाते थे। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नार कहे ये नर मेरा। हंस अकेला जाई दुनिया का मेला, यहीं छूट जाई। जैसे ही राजा ने उस भिखारी का गाना सुना, उसने तुरंत ही उसे अपने महल में बुलवाया। वो मैले कुचैले कपड़ों वाला भिखारी जब महल में पहुंचा तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। राजा ने उसे गौर से देखा और फिर धीरे धीरे गंभीर स्वर में बोला, मुझे तुम्हारा गाना बहुत ही पसंद आया। मैं तुम्हें इसके बदले अपनी बेटी उपहार में देता हूँ। आज से तुम ही मेरी बेटी के पति हो। महाराज, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? क्या सच में आप मुझे इतना अनमोल उपहार दे रहे हैं? मैं तो एक साधारण भिखारी हूँ और आप अपनी राजकुमारी का हाथ मुझे सौंप रहे हैं। मेरे लिए ये किसी सपने से कम नहीं है महाराज। हाँ, सच में मैं अपनी राजकुमारी कमला का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। आखिरकार तुमने इतना मधुर और सच्चा भजन गाया जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैं जानता हूँ कि ये उपहार तुम्हारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे सम्मान और प्रेम के साथ निभाओगे। राजा की बेटी कमला ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया, मानो जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो और उसकी आंखों में
घबराहट साफ दिखाई देने लगी और तभी वो घबराकर तुरंत राजा से बोली, पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक भिखारी से विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं एक राजकुमारी हूँ और वो तो। कृपया ऐसा निर्णय मत लीजिए पिताश्री। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, तो मेरा विवाह किसी योग्य राजकुमार से ही होना चाहिए। फिर ये भिखारी क्यों पिताजी? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप मुझे इस तरह दंड दे रहे हैं? क्या मेरी कोई इच्छा, कोई सम्मान नहीं है? कृपया अपना निर्णय बदल दीजिए पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ। कमला, मैंने स्वयंवर वाले दिन ही कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा विवाह अपने द्वार पर आने वाले पहले भिखारी से ही करूंगा, और आज मैं अपनी उसी कसम को पूरा कर रहा हूं। तुमने जिनका अपमान किया है उनके सम्मान की यही सजा तुम्हें मिलेगी। अब मेरा निर्णय अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अभी इसी वक्त तुम्हारा विवाह होगा। जाओ और तुरंत अपने विवाह की तैयारियां करो। ये मेरा आदेश है और इस बार तुम्हारी कोई भी जिद नहीं चलेगी। पिताजी, ऐसा मत कीजिए पिताजी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया अपना निर्णय बदल दीजिए। मैं ये विवाह नहीं कर सकती पिताजी, मुझ पर दया कीजिए पिताजी। राजकुमारी का रोना धोना राजा के निश्चय को नहीं बदल सका। राजा ने उसी समय राजपुरोहित को बुलवाकर अपनी बेटी का विवाह उसी भिखारी गायक के साथ कर दिया। शादी के बाद राजा अपनी बेटी से बोला, अब तुम मेरी बेटी नहीं, एक भिखारी की पत्नी हो, और भिखारी की पत्नी इस महल में नहीं रह सकती। अब तुम्हें अपने पति के साथ ही जाना होगा। राजकुमारी को राजा की आज्ञा के अनुसार अपने पिता के महल को छोड़कर अपने भिखारी पति के साथ जाना पड़ा। उसे अपने पति के साथ पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी को कोई भी रथ या घोड़ा गाड़ी देने से इनकार कर दिया। जब भिखारी पति के साथ वो एक जंगल से गुजर रही थी, तो उस राजकुमारी ने धीरे से पूछा, सुनो, ये इतना सुंदर जंगल किसका है? ये जंगल नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सुंदर जंगल आज तुम्हारा होता। कमला मन ही मन पछताने लगी और बोली, काश मैंने उस नुकीली ठुड्डी वाले राजा से शादी कर ली होती, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। न मुझे ये कठिन दिन देखने पड़ते, न इस तरह हर पल पछताना पड़ता। मेरे अपने घमंड और जिद ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आज समझ आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जंगल से निकलकर दोनों एक बड़ी सी नगरी से गुजरने लगे। तो राजकुमारी ने भिखारी पति से फिर पूछा, सुंदर सा नगर किसका है? नुकीली ठुड्डी वाले राजा का। ये मैं कैसी बेवकूफी कर बैठी। काश मैंने उसी राजा से शादी कर ली होती, तो आज मुझे इस भिखारी के साथ यूं भटकना नहीं पड़ता। मेरी एक जिद मेरी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गई। भिखारी ने जब उसे फिर ये कहते सुना तो बोला, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचो। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, अब जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकती तुम। हर वक्त काश काश कहकर तुम ना सिर्फ मुझे बल्कि इस रिश्ते को भी अपमानित कर रही हो। याद रखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें इसी सच के साथ जीना सीखना होगा। अब दोबारा मैंने ये बातें सुनी तो अच्छा नहीं होगा। आखिर में लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद वे दोनों एक छोटे से कच्चे घर के पास पहुंचे। वो घर इतना छोटा और साधारण था कि उसमें मुश्किल से 2 लोग ही रह सकते थे। वहां ना कोई शाही सुविधा थी और ना ही कोई आराम, बस सादगी और गरीबी थी। ये सब देखकर कमला चुप हो गई
और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। साथ ही उसके मन में पछतावे की भावना भी उठने लगी। यही हमारा छोटा सा घर है, इसी में हम दोनों साथ रहेंगे। अब यही हमारा संसार है और यहीं से हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। उस घर के दरवाजे इतने छोटे थे कि अंदर जाने के लिए झुकना पड़ता था। ये सब देखकर कमला का दिल बैठ गया और उसकी आंखें नम हो गईं। वो उदास स्वर में अपने भिखारी पति से बोली, ये कैसा घर है? यहाँ तो रहने की भी ठीक से जगह नहीं है। और यहाँ के नौकर चाकर कहाँ हैं? कैसे नौकर चाकर? यहाँ नौकर भी तुम ही हो और मालकिन भी तुम ही। इस घर में सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब उठो, चूल्हा जलाओ और कुछ खाने का प्रबंध करो। मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी जाओ, उठो उठो, देर मत करो। राजा की बेटी होने के कारण कमला को चूल्हे चौके का कोई अनुभव नहीं था। ये सब सुनकर वो घबरा गई और रोने लगी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे जीवन में कभी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इसलिए अब इस नई परिस्थिति ने उसे पूरी तरह असहाय बना दिया। मुझे ये सब काम करना नहीं आता। मैंने कभी चूल्हे के पास भी कदम नहीं रखा। मैं तो हमेशा महल में ही रही हूँ। ये सब मैं कैसे करूँ? मेरे हाथों ने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं। मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। अब क्या करूँ? अरे ये राजा साहब कहाँ फंसा गए मुझे। कैसी मुसीबत मेरे सिर पर डाल दी। अगर किसी दूसरी लड़की से शादी की होती तो कम से कम खाना तो बना देती, घर का थोड़ा बहुत काम संभाल लेती। यहाँ तो ना खाना बनाना आता है ना कोई काम। अब मैं ही सब कुछ करूँ क्या? आखिरकार उस भिखारी को ही मजबूर होकर दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ा। उसने खुद ही चूल्हा जलाया, थोड़ी बहुत सामग्री जुटाई और सादा सा भोजन तैयार किया, ताकि दोनों किसी तरह अपनी भूख मिटा सकें। राजकुमारी भिखारी का बनाया हुआ रूखा सूखा खाना पाकर गंदे और सख्त बिस्तर पर लेट गई। उस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रह रहकर अपने आप को कोस रही थी, क्योंकि इस सब के लिए उसका घमंड जिम्मेदार था। अगले दिन उसके पति ने उसे सुबह तड़के ही जगा दिया कि वो जंगल से कुछ लकड़ियां चुनकर लाए। राजकुमारी को लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में जाना पड़ा। इसी तरह रोते धोते कुछ दिन बीत गए। घर में जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वो भी खत्म होने लगा। तब भिखारी पत्नी से बोला, देखो कमला, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं अब भीख मांगकर जीना नहीं चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है और हमें भी इज्जत से जीना चाहिए। अब हमें कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिससे हम दोनों अपना गुजारा ठीक से कर सकें। मैं जंगल से कुछ बांस लेकर आऊंगा और तुम उनसे टोकरियां बनाना सीखो। धीरे धीरे हम इसी काम से अपनी जिंदगी संभाल लेंगे। इतना कहकर भिखारी घर से बाहर निकला और तेज कदमों से जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने बड़ी मेहनत से बांस इकट्ठे करने शुरू किए, ताकि उनसे कुछ उपयोगी चीजें बनाकर वो अपनी और कमला की रोजी रोटी का सहारा जुटा सके। वो जंगल से लौटकर आया और बड़े धैर्य से बांसों को बारीक बारीक छीलने लगा। फिर उन्हीं पट्टियों से टोकरी बुनना शुरू किया और साथ ही राजकुमारी कमला को भी धीरे धीरे ये काम सिखाने लगा, ताकि वो भी इस काम में उसका हाथ बटा सके। लेकिन उन सख्त बांसों को पकड़ते पकड़ते राजकुमारी के कोमल हाथ छिल गए और उनमें से खून निकलने लगा। ये देखकर भिखारी का चेहरा बदल गया। वो थोड़ी चिंता और खींच के साथ बोला, अरे ये क्या कर लिया तुमने? तुम्हारे ये नाजुक हाथ इस काम के लिए बने ही नहीं है। ऐसे तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाती रहोगी। लगता है ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। ये टोकरी बनाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम रुई से सूत काटने की कोशिश करो, वो काम तुम्हारे लिए आसान रहेगा। मैं तुम्हारे लिए रुई और चरखा लेकर आऊंगा, तुम धीरे धीरे वो काम सीख लेना। अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी के लिए चरखा और कुछ रुई लेकर आया, पर जैसे ही राजकुमारी ने सूत काटना शुरू किया, तकली की नोक से उसकी उंगलियां छिल गईं और उनमें से खून निकलने लगा। ये देखकर भिखारी ने सिर हिलाया और बोला, देखा, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा।
जिसे तुम आसानी से कर सको और तुम्हारे हाथों से खून भी ना निकले। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही तुम्हारे लिए सबसे ठीक रहेगा। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम उन्हें बाजार में बेच कर आना। अगर मैं बाजार में बैठकर ये बर्तन बेचूंगी तो लोग मुझे पहचान लेंगे। सब मुझे देखकर हंसेंगे, कहेंगे कि देखो एक राजकुमारी की हालत क्या हो गई। मैं ये अपमान कैसे सहूंगी, मैं वहाँ कैसे जाऊंगी। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम भूखे नहीं रह सकते। अगर इज्जत से जीना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे लोग कुछ भी कहें। तुम्हें ये काम करना ही होगा। अब यही हमारी रोजी रोटी का सहारा है। भिखारी ने कमला की एक ना सुनी और अपने बनाए हुए मिट्टी के कुछ बर्तन उसे देकर बेचने के लिए बाजार भेज दिया। आखिरकार भूखे रहने से बेहतर था कि वो ये अपमान सह ले। आइए आइए, मिट्टी के बढ़िया बर्तन ले लो, रोज के काम के मजबूत बर्तन ले लो। सस्ते दाम में अच्छे बर्तन मिल रहे हैं, देख लो, परख लो, फिर ले जाओ। रसोई के लिए बिल्कुल सही बर्तन, एक बार ले गए तो बार बार याद करोगे। शुरू के कुछ दिन तो राजकुमारी के सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए और सुंदर बर्तनों के मुंह मांगे दाम उसे मिल गए। पर एक दिन राजकुमारी अपने बर्तन लेकर बाजार के एक कोने में बैठ गई। एक दिन एक शराबी सैनिक उधर से निकला। उसका घोड़ा इस लड़की की दुकान से टकराया और सारा सामान टुकड़े टुकड़े हो गया। राजकुमारी घबरा गई और रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने मेहनत से ये बर्तन बनाए थे, सब टूट गए। अब मैं क्या करूं? अब मेरा पति मुझे बहुत डांटेगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगी? इतनी मुश्किल से ये काम मिला था और मैंने वो भी बिगाड़ दिया। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ भी ठीक से क्यों नहीं कर पाती? वो घबराई हुई हालत में दौड़ती दौड़ती घर पहुंची और अपने पति को सारी बात बता दी। ये सुनकर भिखारी का चेहरा सख्त हो गया और वो थोड़ा नाराज होकर बोला, कौन सोच सकता था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी कि मिट्टी के बर्तन बाजार के कोने में लेकर बैठोगी जहां से सब आते जाते हैं। पर अब रो नहीं, मैं समझ गया हूं कि तुम इस काम के भी लायक नहीं हो। मैं पहले ही राजा के महल में गया था और वहां पता लगाया था कि क्या उनकी रसोई में नौकरानी की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दिया है। वहां तुम्हें खाने के लिए भी खूब चीजें मिलेंगी। इस तरह राजकुमारी कमला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो कभी महलों में रहती थी, अब राजा की रसोई में एक साधारण नौकरानी बन गई। वो दिन भर रसोइये की मदद करती, झूठे बर्तन धोती, फर्श साफ करती, सब्जियां काटती और हर छोटा बड़ा काम करती। उसे गंदे से गंदा काम भी बिना शिकायत करना पड़ता था और दिन के अंत में उसे बस बचा हुआ खाना मिल जाता, जिससे वो और उसका पति किसी तरह अपना गुजारा करते थे। हाय मेरी किस्मत, मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। कभी मैं इसी महल की राजकुमारी थी और आज इसी महल में नौकरानी बनकर काम कर रही हूँ। जिस जगह पर लोग मेरी एक झलक पाने के लिए तरसते थे, आज वहीं मैं झूठे बर्तन धो रही हूँ। ये सब मेरे अपने घमंड का नतीजा है। काश मैंने समय रहते समझ लिया होता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सच तो यही है कि मैं एक भिखारी की पत्नी हूँ और अब यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी जिंदगी है। मैं कब तक अपने पुराने जीवन को याद करके दुखी होती रहूंगी? नहीं, अब मुझे ये सब छोड़ना होगा। मैं इस जीवन को अपनाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि इसे खुशी खुशी जी सकूं। और मैं अपने पति के साथ ईमानदारी से एक अच्छी पत्नी बनकर रहूंगी। मैं उनका साथ दूंगी, उनका सम्मान करूंगी और जो भी काम होगा उसे सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। अब यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार। तो आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया कमला। वो घमंडी राजकुमारी अब सच में बदल रही है। जिसे कभी किसी की कदर नहीं थी, आज वही दूसरों के लिए जीना सीख रही है। मैं जानता था एक दिन तुम समझोगी और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही।
अब समय आ गया है कि मैं भी सच बता दूं। बहुत हो गया ये इम्तिहान। एक दिन कमला ने रसोई का सारा काम निपटाया और हाथ में बचा हुआ खाना लेकर महल से बाहर निकल रही थी। तभी उसकी नजर सामने पड़े रास्ते पर पड़ी। एक राजकुमार शानदार पोशाक पहने शान से सजी बारात के साथ महल की ओर आ रहा था। बाजे गाजे बज रहे थे, घोड़े सजे हुए थे और चारों ओर उत्सव का माहौल था। ये दृश्य देखकर कमला कुछ पल के लिए ठिठक गई और चुपचाप उसे देखने लगी। तभी भीड़ और हलचल के बीच अचानक एक घोड़ा बेकाबू होकर कमला की ओर आ गया। उसने तेजी से टक्कर मारी, जिससे कमला के हाथ में रखा सारा भोजन नीचे गिर गया। थाल पलट गया और भोजन चारों ओर बिखर गया। ये देखकर कमला घबरा गई, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। लज्जा और दुख से उसका सिर झुक गया और वो कुछ क्षणों तक वहीं चुपचाप बैठी रह गई। तभी वो राजकुमार घोड़े से उतरकर कमला के पास आया। उसे अपने सामने देखकर कमला घबरा गई और डर के मारी सहम कर पीछे हटने लगी। जब उसने ध्यान से उसकी ओर देखा तो वो और भी चौंक उठी। वो कोई और नहीं, वही नुकीली ठुड्डी वाला राजा था जिसे उसने कभी अपने स्वयंवर में अपमानित किया था। डरो मत, मैं और वो दयनीय झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहने वाला भिखारी गायक दोनों एक ही हैं। मैं कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि वही नुकीली ठुड्डी वाला राजा हूँ जिसे तुमने अपने स्वयंवर में उपहास का पात्र बनाया था। तुम्हें पाने और तुम्हें सच्चाई का बोध कराने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। यहाँ तक कि वो शराबी सैनिक भी मैं ही था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे ताकि तुम जीवन की कठिनाइयों को समझ सको। ये सब तुम्हारे घमंड को तोड़कर तुम्हारे हृदय में विनम्रता जगाने के लिए किया गया, और उसी घमंड का दंड था जिसके कारण तुमने मेरा अपमान किया था। कमला, तुम्हारे इस बदले हुए कोमल और विनम्र स्वभाव को देखकर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक सच्चा और गहरा प्रेम जन्म ले चुका है। पहले मैं तुम्हारी सुंदरता से प्रभावित था, पर आज मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई से प्रभावित हूं। तुमने अपने अहंकार को त्याग कर जो सरलता और दया अपनाई है, वही तुम्हें वास्तव में महान बनाती है। अब मैं तुम्हें केवल अपनी रानी के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन की सच्ची संगिनी, अपने हर सुख दुख की सहभागी के रूप में पाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस नए जीवन की शुरुआत करोगी? मैं सचमुच बहुत बड़ी भूल कर बैठी। अपने घमंड में मैंने सबका अपमान किया, आपका भी। आज समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने लोगों के मन को ठेस पहुंचाई और उसी का फल मुझे मिला। मैं आपकी पत्नी होने की योग्य नहीं हूं। मैंने उस स्थान की मर्यादा ही नहीं समझी। अगर आप मुझे क्षमा कर दे तो मैं जीवन भर अपने हर कर्म से ये साबित करने की कोशिश करूंगी कि मैं बदल चुकी हूँ। धैर्य रखो, अब सब ठीक हो चुका है। तुम्हारे बुरे दिन बीत गए हैं और ये समय एक नई शुरुआत का है। अब हम अपने जीवन के इस नए अध्याय का उत्सव मनाएंगे और अपनी शादी का जश्न खुशी खुशी मनाएंगे। हाँ पुत्री, हमारे जमाई राजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बीती बातों को यहीं छोड़ दो और नए जीवन का स्वागत करो। जाओ, तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा विवाह है और ये दिन तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ दिन होगा। तभी नौकरानियां आईं और उन्होंने कमला को बड़े प्रेम से स्नान कराकर सबसे सुंदर और शानदार वस्त्र पहनाए। उसे रानी की तरह सुसज्जित किया गया। कीमती आभूषणों और चमकते वस्त्रों से सजा दिया गया। कुछ ही समय में उसके पिता राजा भानु प्रताप और पूरा राज दरबार वहां उपस्थित हो गया। सभी ने प्रसन्नता के साथ कमला और नुकीली ठुड्डी वाले राजा के विवाह में भाग लिया और उनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं